हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो मैथ बहुत ही एक इजी टॉपिक है अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, अदरवाइज ये बहुत ही हैवी टॉपिक हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसको बहुत ही जोश के साथ समझेंगे और बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। यही प्रैक्टिस आपको पूरे साल कंटिन्यू करनी है, तभी आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है रियल नंबर या मीन वास्तविक संख्याएं। तो आप लोगों ने ये पहले 6, 7, 8, 9th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे होंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनको कैसे समझते हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग समझते हैं एचसीएफ निकालना, एलसीएफ निकालना, और जो आपको आई होप मानता हूं कि आप लोगों को आता होगा। लेकिन एक चीज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आता है एलसीएफ निकालना, एचसीएफ निकालना। तो हम दोनों लोगों के लिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली बात, आप क्लास 10th में हैं तो बेसिक क्वेश्चन तो होंगे नहीं कि एलसीएम निकाल के दिखाइए, एलसीएम निकाल के दिखाइए। इसमें कुछ डिफरेंट तरीके से एलसीएम को निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, या कुछ डिफरेंट मेथड यूज होंगे, डिफरेंट टॉपिक या डिफरेंट फॉर्मूलाज, बट करना आपको वही सेम ही है। तो इसमें हम समझेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूक्लिड एल्गोरिथम। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन इसी पेज पे दिया गया है कि इस मतलब हमें दो नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें हमें फाइंड करना है। जैसे हमें जो नंबर दिए गए 135 एंड 225, तो हमें सॉल्व करना है यूक्लिड एल्गोरिथम के विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम। हमें इस चीज को सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन इसको देख समझ लीजिए, क्योंकि जिस भी क्वेश्चन में लिखा हो कि विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, तो आपको फिर इसी मेथड से सॉल्व करना है, ऐसे निकालना होगा। अदरवाइज आपको जो एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है ऐसे निकालने का, वो आप डायरेक्टली यूज करिए। बट जहाँ पे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि आपको विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्व करना है, तो आपको यही लगाना है, अदरवाइज आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं दे। तो समझते हैं कि इसमें कैसे सॉल्व करते हैं इक्वल। तो आप समझते हैं कि इसमें देखिए करना क्या होता है इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में सबसे पहले तो देख लीजिए जो दो नंबर दिए गए आपको, जैसे 135 एंड 225 दिया गया है, तो इसमें से सबसे पहले फाइंड करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर हमें दिखाई दे रहा है 225 है। 225 को आप यहां लिख लीजिए, इक्वल का साइन बनाइए। अब आपको क्या करना है, 135 से इसमें अलग से डिवाइड कर देना है। तो अगर आप 135 से 225 में भाग देंगे तो कितने टाइम जाएगा, ऑब्वियसली 1 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर गया 135, तो माइनस करेंगे आपको कितना बचेगा, 90 बच रहा है। तो ये आपका हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल, यानी शेषफल मीन्स रिमाइंडर। अब इसको लिखने का तरीका समझिए। देखिए बस जो आपको अभी फर्स्ट टाइम समझ में आ जाएगा, आपको पूरा सवाल समझ में आ गया। तो देखिए आपको क्या करना है, 135 को यहां लिखना है। कितने टाइम से गया, 1 टाइम गया, तो आप लिखिए मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रिमाइंडर 90 बच रहा है, रिमाइंडर आप 90 लिख दीजिए, 90। ओके, तो इस चीज को लिखने का तरीका आप समझ गए। अब आप ये देखिए जो रिमाइंडर है, जो हमारा शेषफल बच रहा है, मतलब हम इसको रिमाइंडर को आर बोलते हैं, और इट्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऑब्वियस बात हमारा यहाँ पे 0 नहीं है, क्योंकि 90 एक संख्या है, 0 नहीं है। तो जब तक हमारा ये रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा, तब तक हम इस प्रोसेस को अगेन एंड अगेन करते रहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, ये तो 225 सॉल्व हो गया। अब 135 को लिखेंगे हम दिस साइड, तो 135 जब आप यहाँ लिख देंगे, एंड अब इस बार क्या करना है, आपको 135 में 90 का डिवाइड करना है। जैसे आप 90 आप यहाँ लिखिए एंड 135 में करिए आप डिवाइड, तो ऑब्वियसली 1 टाइम से आएगा, तो आपका रिमाइंडर अगेन बच जाएगा 45। इस चीज को आप सेम इसी पैटर्न में आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो हमारा 90 इंटू 1 प्लस 45। अब अगेन आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इट्स मीन आपको इस प्रोसेस को अगेन फिर से यूज करना है। तो इस बार हम लिखेंगे 90 यहाँ पर, और फिर अगर आप 90 में 45 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 45 इंटू 2, 2 बार जाएगा, प्लस 0। मतलब मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, 45 90, तो 45 पूछा 90,
तो हमारे यहाँ पे 0 आ गया, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। तो अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि r इक्वल टू हमारा 0 आ चुका है। तो जब भी r इक्वल टू 0 आ जाएगा, रिमाइंडर जो होगा, तो जो हमारा ये होगा यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ इक्वल टू 45। आप समझ गए कि यूक्लिड एल्गोरिथम में करना क्या है आपको? यूक्लिड एल्गोरिथम में आपको करना क्या है कि मेनली सबसे पहले एक नंबर चॉइस करना है जो सबसे बड़ा है, बस बड़े नंबर को इधर लिखना है, और जो छोटा नंबर है उससे इसमें कर देना है आपको डिवाइड। जितनी बार जा रहा है उतना मल्टीप्लाई करके, और जो रिमाइंडर बच रहा है उसको यहाँ लिख देना है शेषफल। फिर ऑब्जर्व करेंगे कि r इक्वल टू 0 है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसको फिर अगेन करेंगे एंड अगेन करेंगे, और लास्ट में जो भी बचेगा जब r इक्वल टू 0 आ जाएगा तो वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है 196 एंड 382201 नंबर दिए गए। तो हमें बोला गया कि यूक्लिड एल्गोरिथम की हेल्प से इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो सिंपल से आप देख पा रहे हैं कि नंबर सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियसली इसको हम लिखेंगे 38220 इक्वल टू 196। अब हम 196 का इसमें करेंगे डिवाइड, तो इसको हम अलग से कर लेंगे। 196 डिवाइडेड बाई 38220। तो जब आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे, आप करके देखेंगे तो ये 195 टाइम्स जाएगा, एंड एक ही बार में आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, एंड आपका रिमाइंडर आ रहा है 0। तो इसको आपको यहां नोट डाउन करना है। किस तरीके से करना है? 195, रिमाइंडर कितना है आपका? 0 है, तो आप 0 लिख दीजिए। तो आप इस सवाल में ऑब्जर्व करेंगे कि आपका फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर r इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इट्स मीन आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया? 196। यूक्लिड एल्गोरिथम में मेनली ध्यान रखना है कि सबसे पहले बड़ी नंबर को चॉइस करना है, फिर उसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना है। जब तक r इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, आप उसको अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहिए। तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज करना बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 के फॉर्म रूप में होता है। तो जहां उन्होंने बताया कि q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना ये एक धनात्मक पूर्णांक है, और जिसे 6 से मतलब हम मान के चलते ना, ये हमने मान लिया कि ये एक धनात्मक पूर्णांक है। इसको 6 से डिवाइड करने पर, 6 से भाग अगर हम दें 6 से भाग में, तो भागफल हमारा आ रहा है q, एंड जो शेषफल है वो हमारा बच रहा है 1। ये हम मान के चल रहे हैं कंडीशन। तो हमने जो न्यूक्लियर डिवीजन मेथड था वो अगर हम लिखें तो इसके लिए a के लिए तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 6q + r। तो r हमारा जो है जो वेरी करेगा, r कहां से कहां वेरी करेगा? r हमारा वेरी करेगा <5। ये हमारी कंडीशन है जो न्यूक्लियर डिवीजन मेथड्स के अनुसार हमने इसको लिखा है। अब हमने देखो, अब ठीक है, अगर हम इसमें r की वैल्यूज को रख दें तो हम r की हमारे पास क्या क्या वैल्यू निकल के आ जाएंगी? 6q + 0, सेकेंड क्या हो जाएगा? 6q + 1, ये हो जाएगा 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। ये हमारे पास में 6 टर्म्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप इस पे ध्यान से देखें, कौन कौन से टर्म्स को आपको ध्यान से देखना है।
आपको देखना है इसको a इक्वल टू 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये सम संख्याएं हैं क्योंकि इसमें 6q भी एक, तो इस तरीके से ये सम संख्या निकल के आ जाएंगे। लेकिन हमें कंडीशन में क्या बताना था, विषम धनात्मक संख्याएं। तो विषम धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा a के लिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, अजीब सा इसलिए क्योंकि आपको इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं मिली, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा। बट अगर आप इसको 3 या 4 टाइम्स रिपीट करेंगे तब आपको इजीली समझ पाएंगे। क्वेश्चन में पहले हमने माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, इसको 6 से डिवाइड मतलब भाग देने पर भाग पर उसका क्यूब एंड शेष पर 1 बचता है। ये हमने ऐसे इस तरीके से एक कंडीशन माना। अब जो हमने न्यूक्लियर डिवीजन मेथड था उसके अनुसार एक कंडीशन बनाई, a इक्वल टू 6q प्लस r। ठीक है, r हमारा वेरी कर रहा है लेस देन 0 मतलब ग्रेटर देन 5। तो अब हम इस r की वैल्यू अगर रख दें तो हमें 6 टर्म्स मिल जाते हैं। तो ये सभी टर्म हम अब देखेंगे कि जो हमारा ये वाला टर्म है दैट वन एंड दैट वन, ये तो सम संख्या है, बट हमें कंडीशन में विषम निकालनी थी, तो ऑब्वियसली बात है फिर हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। तो ये हो जाएंगे हमारे विषम धनात्मक पूर्णांक। इसको आप 3-4 बार रिपीट करिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि एक आर्मी है जिसकी संख्या है 616, जिसमें सोल्जर्स हैं, एक बैंड है जिसकी संख्या है 32। अब दोनों को इस तरीके से मूव करना है कि दोनों के स्तंभों की संख्या इक्वल रहे, मतलब पहले आगे बैंड चलेगा उसके पीछे आर्मी चलेगी। इनमें मैक्सिमम कितनी लाइनें पंक्तियां बन सकती हैं जिसमें उनकी संख्याएं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अब इसको इक्वली निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे, तो हमें उसके स्तंभों की संख्या मिल जाएंगी। अब ऐसे हमने यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन मेथड से निकालते हैं, तो इसमें देखो दोनों में मेथड यूज कर सकते हैं। तो अगर इसका निकालना है तो 616 हमारी बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे 616 को इधर लिखेंगे और 32 को यहाँ पर लिखेंगे। तो 32 का जब 616 में डिवाइड करेंगे की जाएगा 19 टाइम्स और प्लस आपका बच जाएगा 8, 6 बच जाएगा आपका। ये आपको अलग से डिवाइड कर लेना है, मैंने तो पहले से डिवाइड करके रखा हुआ तो इसलिए आपको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा ये जो रिजल्टेंट है वो नॉट इक्वल टू अभी तक 0 आया, 0 नहीं है, हम इसको अगेन डिवाइड करेंगे, तो अगेन हम क्या करेंगे 32 को यहां पर लिखेंगे 32 एंड 8 का जब इसमें करेंगे तो 8 का कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा प्लस 0, कंप्लीट पूरा चला जाएगा। इस बार हमारा रिजल्टेंट इक्वल टू 0 आ गया है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 8, एचसीएफ हमारा निकल के आ गया। तो मैक्सिमम 8 लाइनें बन सकती है जिसमें हम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसमें पहले बैंड मूव करेगा और उसके 8 लाइनों में और उसी के पीछे 8 लाइनों में आर्मी की टुकड़ी चलेगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि आपको प्रूव करना है, न्यूक्लियर डिवीजन मेथड का यूज करके बताना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमको ये कंडीशन प्रूफ करनी है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल होते हैं वो क्वेश्चन हो सकता है आपको एक बार में ना समझ में आए, तो इसलिए आपको क्वेश्चन को 2 टाइम से 3 टाइम देखना है तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं x एक धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक किस फॉर्म में दिया गया है, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में हमें दिया गया है। इस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, मतलब हमने गेस करने कंडीशन के अनुसार। तो हमें इसमें न्यू
रिप्लेस डिवीजन मेथड यूज करेंगे। तो हम जो x दिया गया है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 की हो जाएगा। ओके, अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें तो इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये इधर कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। मैंने 3 का यहाँ पे 9 नहीं लिखा क्योंकि उसको हम चेंज करने वाले इसलिए नहीं लिखा। अब यहाँ पे हम अगर चेक करें तो इसको हम 3 क्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा m। ओके, तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3m। ये हमारी कंडीशन हो गई फर्स्ट। ओके, अब सेकंड कंडीशन फिर से हम लेंगे एक्स इक्वल टू क्या लेंगे 3q प्लस 1 ले लेंगे। एक्स इक्वल टू क्या लेंगे 3q प्लस 1। अब हम दोनों पक्षों को करेंगे स्क्वायर अगेन, तो ये तो हमारा हो जाएगा नॉर्मली एक्स स्क्वायर। जब इधर इधर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 टू जा 6q। ओके, यही है ना। अब 6q और 3q से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1 हमारा एज इट इज बच जाएगा। ओके, अगर आप देखें अब फिर इसको देखेंगे हम इसको क्या कर सकते हैं, फिर हम इसको रिप्लेस कर देंगे किससे 3q स्क्वायर प्लस 2q को m से कर देंगे हम लोग रिप्लेस। तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 3m प्लस 1। ओके, ये हमारे इधर निकल के इतना आ गया है। अब हम अगला जो हमें एक और टर्म दिया गया है तो हम उसको अगेन ऐसे सॉल्व कर लेंगे x इक्वल टू 3q प्लस 2। अगेन हम क्या करेंगे दोनों तरफ का बोथ स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 9q स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा 12q। ओके, एंड हम लोग क्या करेंगे यहां इसको भी ब्रेक कर देंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा 3, यहां बचेगा 3q स्क्वायर। हम इसको 3 प्लस 1 में ब्रेक किया तो यहां बचा 1 प्लस एंड यहां बचा हमारा कितना 4q और प्लस 1 हमारा एज इट इज बच जाएगा। ओके, एंड इसको हम अगेन m से रिप्लेस कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया हमारा 3m प्लस 1। तो ये हमारी कंडीशन नंबर 3, ये कंडीशन नंबर 2। तो आप इसको ध्यान से देखें, हमारा 3m आ गया या 3m प्लस 1 एंड 3m प्लस 1। तो जो हमें कंडीशन सवाल में दी गई थी कि जो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो इसको आप 2 या 3 बार लगाइए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है वो भी हमारा एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। उसमें हमारा पूर्णांक दिया गया था और इसमें हमारा दिया गया घन। इसमें पूछा गया कि न्यूक्लियर डिवाइडेड मेथड का यूज करते हुए हमें प्रूफ करना है कि किसी पूर्णांक का घन इस रूप में होता है। तो उस क्वेश्चन की तरह सेम हम इसे मान लेंगे कि माना x एक धनात्मक पूर्णांक है जो इस रूप में अवेलेबल है। तो हम किसको क्या करेंगे, इस बार पिछले हमने स्क्वायर किया था, इस बार क्यूब करेंगे। इस बार हम नंबर लेंगे x इक्वल टू 3q। अब दोनों पक्षों का हम क्यूब कर देंगे, x की पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा। हमें जो 9 इसको इस फॉर्म को ध्यान में रखते हुए हमें चेंज करना है। तो क्या करेंगे, हमें क्यूब में चेंज करना है तो हम इसको लिख लेंगे 9 इंटू 3, क्योंकि 9 3 27 होता है, बट हम इसको सिर्फ उतना ही चेंज करेंगे जितना हमें इस फॉर्म में लेकर आना है। हम इसको क्या रिप्लेस कर सकते हैं m से, तो हम इधर साइड में लिख देंगे 3q इक्वल टू m।
तो हमारा एक्स क्यूब हो गया हमारा 9m। तो ये हमारी कंडीशन फर्स्ट हो गई। सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, x इक्वल टू हमें क्या दिया गया 3q + 1। अब इसका हम क्यूब करेंगे तो इधर तो नॉर्मली x क्यूब हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको x क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता तो क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27 क्यूब प्लस फिर आता है 3a² तो 3 तो हमारा हो गया, 3 ये हो गया, इसका स्क्वायर करना है फिर 9, तो यहाँ पे अगेन हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर क्योंकि b नंबर 1 है। फिर आगे फिर आता है 3ab², तो 3 और 3 हो जाएगा ये इंटू 9 क्यूब + 1। तो ये हमारा ये ओपन फॉर्म हो गई। अब हमें क्या करना था, इस फॉर्म a को 1 तो इसको एज इट इज रख देंगे। अब अगर आप इसमें से 9 का कॉमन ले लें यहाँ कितना बचेगा 3q³ + 3q² + 3q + 1 और इसको आप m से रिप्लेस कर दीजिए, मतलब इसको इक्वल m लिख दीजिए एंड इसको कर दीजिए रिप्लेस। तो ये हमारा हो जाएगा 9m + 1। ये हमारी होगी सेकेंड कंडीशन। ओके, इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे क्या x इक्वल टू 3q + 2। जब आप इसका क्यूब करेंगे बोथ साइड में तो हमारा हो जाएगा x³, इसका करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 27q³ प्लस, अब देखिए अब आपको ध्यान रखना है तो ये हो जाएगा 54 q² प्लस, अब 3 3 3 या 9 और 9 4 जा 36 + 8। तो ये आपको ओपन कर लिया पूरा। ओवरऑल से आपको 9 कॉमन दिख रहा होगा तो आप 9 कॉमन ले लीजिए। तो 3q³ + 6q² + 4q और +8 एंड अगेन आप इस पूरे टर्म को m से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 9m + 8q। तो ये हमारी होगी कंडीशन नंबर थर्ड। हमें जो पूछा गया था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब इस फॉर्म में होता है तो हमने उसको प्रूव कर दिया कंडीशन नंबर फर्स्ट में, ये हमारी सेकेंड एंड ये रही हमारी थर्ड। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आई होप बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया होगा, बट आपको 2-3 बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होती है, तो जिसमें बताया निकालना है कि इनके अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो इनको मतलब सॉल्व करना है, इनके गुणनखंड कैसे हो सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर और बीच में 1 से तो पूरे डिवाइड, 2 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, डायरेक्टली ऐसा नहीं कि 150 से डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए चेन बना लेते हैं, एक ऐसी चेन। आप लोग भी इसको बनाना सीख लीजिए, 140 यहाँ लिखेंगे और सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है और बीच में हो रहा है तो 70 टाइम्स जाएगा। अगेन आपको लग रहा होगा 5 से करते हैं, नहीं 2 से ही करना है, जब तक 2 से हो पॉसिबल है आप 2 से करिए 35। अब पीछे 5 आ गया तो ऑब्वियसली 2 से तो नहीं होगा, फिर आप 3 से देखिए, 3 से क्या पॉसिबल है, 3 बजे 3 नहीं होगा तो मतलब आप 5 से करना पड़ेगा आपको। तो ये जाएगा 7 टाइम्स एंड 7 तो आबादी नंबर है तो ये जाएगा ओनली 1 टाइम्स। तो इसलिए गुणनखंड क्या निकल के आ गए 2 × 5 × 7। तो ये इसको हो गए गुणनखंड। बहुत सिंपल सा मेथड है, हम इसको 2 की पावर 2 लिख देंगे, 2 की पावर 2 × 5 × 7। ये भी हमारा राइट आंसर है, बट होता है ना एग्जामिनर को अपनी बुद्धि दिखानी है कि आपको कितना आता है। देखिए अगर आपको 156 दिया गया तो सेम इसमें भी यही प्रोसेस करेंगे, हम अपना ऐसे चेन बनाएंगे 156। तो सबसे पहले 2 से ही करेंगे ट्राई, 2 से
तो कितने बार जाएगा 7 8, अगेन 2 से तो ये जाएगा 3 और 9। अब 39 आपका 3 से चला जाएगा, 3 बजे 3 3 जा 9, और 13 किसी नंबर से तो विभाज्य होता नहीं है, तो हमारा फिर 13 से 1 टाइम, तो हमारे 156 के क्या गुणनखंड निकल के आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, हम लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो अब आपके इसके गुणनखंड करना सीख गए होंगे। आई होप सभी स्टूडेंट्स को पहले से ही आता है, बट फिर भी मैं एक बार उन स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ा रहा हूँ ना कि जिन्हें कुछ नहीं आता है, तो आप खुद सीखिए, क्योंकि अब इसके बाद थोड़ा सा लेवल हाई होने वाला है, क्योंकि सिर्फ हम इतने लेवल पे नहीं करेंगे, ये तो बहुत बेसिक लेवल है। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा एक बड़ी डिजिट का भी कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को लग रहा हो कि सर आपने छोटी छोटी संख्या को कर लिया, बट थोड़ा बड़ी डिजिट का करना सिखाइए। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, डरना नहीं आपको, बस अगेन वही आपको चेन बनानी है 3 8 2 5। तो देखिए अगेन आप पीछे 5 दिया गया, तो इसमें 2 से तो डिवाइड नहीं होने वाला है, तो हम ट्राई करेंगे 3 से, तो 1 टाइम जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, कितना जाएगा 22, 7 टाइम्स और 5 टाइम्स, तो 3 से कंप्लीटली चला गया। अगेन हम ट्राई करेंगे फिर 3 से, तो 4 टाइम्स 2 5। अब ये देखिए 4 to 5 मतलब 5 से जाएगा, तो आप 5 से ट्राई करिए, कितने जाएगा 8 40, 8 टाइम्स 25 5 हो गया। अगेन आपका 5 से चला जाएगा, ये 5 बन जाए 5, कितना हो जाएगा 35, तो हो जाएगा कितना 5 बन जाए 5 35 यानी 17, और 17 तो किसी से डिविजिबल होता नहीं है, तो ये 1 टाइम्स। तो अब आपको इसके क्या गुणनखंड निकल के आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में निकल के आ गया। तो अब देखते हैं इसके थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फाइंड करना है इनका, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, बट सिर्फ इतना नहीं करना। देखिए एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू दोनों संख्याओं को गुणनखंड, मतलब अगर आप इसका एलसीएम निकालें, फिर आप इसका एलसीएफ निकालें, एलसीएम निकालें एंड एचसीएफ निकालें, और उन दोनों का अगर गुणनखंड कर दें, मतलब गुणा कर दें, तो जो नंबर निकल के आएगा वो इन दोनों का मल्टीपल, मतलब इन दोनों का गुणन, वो आपस में बराबर होंगे। तो यही आपने एग्जामिनर इसमें चाह रहा है कि आप पहले इसको सॉल्व करें, फिर अपने आप क्वेश्चन को इसके अनुसार जांच करें, फिर अगर दोनों बराबर आते हैं तो आपने जो सॉल्यूशन किया वो सही है। मतलब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे यानी अपने क्वेश्चन को जांच भी करेंगे कि आपने सही किया है नहीं किया। तो इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करना तो आपको आता है, सबसे पहले क्या करेंगे 26 का करेंगे, 26 का कितना हो जाएगा उसे करेंगे, तो कितने टाइम्स आएगा 13 टाइम्स, और 13 अपने आप में सिंगल होता है, तो ये हो गया हमारा 1। ओके, ऐसे 91 कर लीजिए, 91 कितनी बन जाएगा 7 से करेंगे तो 13 टाइम्स, और 13 अपने आप में सिंगल होता है तो 1। ओके, तो दोनों का निकल के आ गया। अब देखिए लिखने का एक पैटर्न होता है, आप इस पैटर्न को देखिए, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे लिखिए। आप 26 को लिख लीजिए एंड 2 इंटू 13 एज इट इज, 91 को लिखिए 7 इंटू 13। इसको इक्वलेटली लाइन में लिखना है। इससे फायदा क्या होगा, जब आप एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ क्या होता है मिनिमम कॉमन, जो आपको कॉमन आ रहा हो, तो कॉमन क्या 13 कॉमन हमारा, इस पे ऐसे राउंड कर लीजिए, प्रॉपर करिए राउंड, ये बहुत अच्छा पैटर्न होता है, इससे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हमारा हो गया 13 एचसीएफ, बट एलसीएम में ऐसा नहीं होता है। एलसीएम में क्या होता है, जो हमारा कॉमन मिल रहा है कॉमन लिखिए आप, मल्टीप्लाई जितने नंबर्स बचे हुए हैं, यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ 7 बच रहा है, और भी नंबर्स होते तो हम उन सबको भी लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। आप एलसीएम का आपस में कर लीजिए, इसका आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 182। ओके, देखिए अब हमारे पास एचसीएफ है, एलसीएम है,
अब एक्स और वाई जो हमारे जो नंबर है आपस में, इनका कर लीजिए आपस में मल्टीप्लाई। तो एक्स इंटू वाई कितना हमारा है 26 मल्टीप्लाइड बाई 91। तो जब हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 2366। एंड एलसीएम एंड एचसीएफ का भी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। एचसीएफ एलसीएम ये कितना है 13 इंटू 182। जब आप आपस का इसमें करेंगे तो ये भी निकल के आएगा 2366। तो जो आपकी ये कंडीशन थी एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो ये आपकी प्रूफ होती है। तो आप लिख देंगे नीचे अंडरलाइन, पता है कि हमारा एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आए हैं। तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व भी किया एंड जांच करके देख लिया कि हमारा, अगर आपको कहीं पे अगर ऊपर नीचे अगर होता है कि मतलब इसका मल्टीप्लाई, तो आप देखिए कि आपने यहाँ पे मिस्टेक की है। पहले चेक करिए कि आपने गुणा करने में कुछ गुणा करने में कोई मिस्टेक ना की। अगर यहाँ मिस्टेक नहीं की है तो इसमें यहाँ पर की होगी। तो मतलब आपको मिस्टेक अपनी ढूंढनी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया गया 510 और 92। तो हम इसमें डिवाइड करेंगे, वही पहले इनके गुणनखंड सॉल्व करेंगे। तो 510 के गुणनखंड सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें अपने रेगुलर वही सीट बनाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 255। तो अब हम इसमें करेंगे 5 से डिवाइड, तो 5 5 जा 25 1। अब हम करेंगे 3 से, तो 3 बन जाए 3 और 7, और 17 अपने आप में डिविजिबल नहीं है तो ये हो जाएगा 1 हमारा। ओके, ऐसे हम 92 को सॉल्व कर लेंगे। तो जब 92 को करेंगे तो हम 2 से करेंगे, तो 4 टाइम्स 6 जाएगा। अगेन 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 3, और 23 तो डिविजिबल है नहीं, तो हम 23 को एट डिजिट कर देंगे। ओके, तो इसमें भी हम एचसीएफ इनका एलसीएम बाय नंबर लिखेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले 510 के लिख लेंगे, तो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, और 92 के लिखेंगे 2 इंटू 23। तो देखिए हमारे कितने पेयर बन रहे हैं, एक पेयर बन रहा है। ओके, एंड कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। तो एचसीएफ तो हमारा निकल के आ गया कितना 2। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले जो पेयर बना उसको लिख लेंगे, एंड बाकी जितने भी नंबर्स बच रहे हैं, इसमें देखिए काफी सारे नंबर, तो किसी को नहीं छोड़ना है, सभी नंबर्स को हमें नोट कर लेना है। तो 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, तो काफी सारे नंबर्स हैं। इन सभी नंबर्स का आपस में कर लीजिए आप मल्टीप्लाई। तो 5 2 10 10 3 जा 13 ऐसे सबका नंबर्स में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 23460। ओके, एंड आपको क्या करना है, 510 एंड 92 का भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब यहाँ पे कर लीजिए 510 इंटू 92, जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल के आएगा 46920। ओके, तो ये हमारे एक्स और वाई थे, एक्स इंटू वाई हमारा कितना निकल के आ गया 46920। एंड एलसीएम एंड एचसीएफ का भी आपस में गुणा कर दीजिए, इसका 2 टाइम्स मतलब करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो जब अब इसका 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 46920। तो अगर आप फिर से देखेंगे हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ जो हमारा फॉर्मूला था वो प्रूफ हो रहा है। अगर आप में से किसी का स्टूडेंट्स का ऐसा नहीं मैच कर रहा है तो आप अपनी कैलकुलेशन को देखिए कि कहाँ पे आपने मिस्टेक की है। हो सकता है छोटी सी मिस्टेक हो गई हो जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन देखने में इजी बहुत लगते हैं, बट एक्चुअली में आपको जब प्रूविंग करनी होती है तो मैच होना चाहिए आंसर। अगर मैच नहीं कर रहा है तो एग्जामिनर आपको 0 नंबर देगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 नंबर दिए गए 12, 15, 21 और एग्जामिनर बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है, इसका एलसीएम निकालना है एंड एचसीएफ निकालना है।
तो प्रोसेस सेम है जैसा आपने अभी तक फॉलो किया है, बस तीनों के पहले आप गुणनखंड निकाल लीजिए अलग अलग तीनों के। सबसे पहले 12 के करेंगे, तो 12 करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स। अगेन 2 से करेंगे तो ये 3 टाइम्स, एंड 3 से अगेन, तो ये हमारा 1 हो गया। ऐसे हम 15 का करेंगे जब, तो 3 से करेंगे तो 5 बार, एंड जब 5 से करेंगे तो 1 बार। ऐसे जब आप करेंगे 21 का, तो 3 का 7 टाइम्स, एंड 7 से करेंगे जब, तो 1 टाइम्स। अब प्रोसेस सेम है जैसे मैंने लिखना सिखाया था आपको, पहले लाइन से लिख लीजिए और इक्वल लिखिए जिससे आपको फाइंड करने में आसानी हो। 15 का हो जाएगा आपको कितना, 3 इंटू 5। ऐसे 21 का हो जाएगा आपका कितना, 3 इंटू 7। अगर देखिए अगर एलसीएम निकालना है या एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले देखिए कॉमन, यहाँ 3 है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ पर भी है, तो इट्स मीन हमारा एक पेयर तो बन रहा है। ओके, एंड और 7 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं है तो मतलब नहीं, 5 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, तो ये तो क्लियर है कि हमारा एचसीएफ हो गया कितना, 3। अब एलसीएम के लिए क्या करना होगा हमें, सबसे पहले तो 3 लिख लीजिए जो पेयर बना है, एंड बाकी जितने नंबर हमारे 5, 7, 2, 2 सबको लिख लीजिए। 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हमारा हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। आप इसका आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए और चाहे तो इतनी इस फॉर्म में छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 2 नंबर्स हैं 306 एंड 657, जिनका एचसीएफ उन्होंने 9 दिया हुआ है, गिवन है, एलसीएम निकालना है। अब देखो 2 तरीके हैं कि आपको नंबर्स दिए, आप इनको गुणनखंड करो एंड उसमें से फिर निकालो, फिर उनका गुणा करो, देन एलसीएम आपका निकल आएगा। एक सिंपल सा मेथड जो आपको फॉर्मूला पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ये गिवन है, ये फाइंड करना है, ये गिवन है, ये गिवन है, बहुत सिंपल है। हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 306 मल्टीप्लाइड बाई 357 डिवाइडेड बाई 9। ओके, बहुत सिंपल सा प्रोसेस। अब आप 9 से 306 में डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपको कितने टाइम्स जाएगा, 34 इंटू 657, एंड अब आप इसका आपस में कर दीजिए गुणा, तो हमारा एलसीएम निकल के यहां से आ जाएगा 22338। ओके, तो ये हमारा सिंपल तरीके से वेरी शॉर्ट फॉर्म में निकल के आ गया एलसीएम। अगर आप इस फॉर्म से करने जाते तो हो सकता है अभी आप गुणनखंड नहीं कर रहे होते, उसके बाद आप उसको एग्जिट करते, कब छांटे निकालते, हो सकता है उसमें गलती हो सकती। सिंपल सा मेथड है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है उसमें सॉल्यूशन कुछ भी है नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकल है, बातों बातों में आपको समझ आ जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई एक प्राकृतिक संख्या n है। ओके, उन्होंने कहा कि अगर ये संख्या 6 की पावर n के फॉर्म में रूप हो, मतलब 6 की पावर मतलब 1 2 कुछ भी हो सकती है, तो क्या इसका लास्ट टर्म मतलब 6 की पावर n है, n एक प्राकृतिक संख्या है, तो जो इसका लास्ट टर्म है वो 0 होगा या नहीं, ये फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आया कि देखिए दो समझिए, एक 6 की पावर n के रूप में अगर संख्या दी हो तो क्या उसका अंतिम लास्ट मतलब जो चरण होता है, जैसे मान चलो 6780, तो जो अंतिम नंबर है क्या ये 0 होगा या नहीं, इस फॉर्म में है। तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं, 6 की पावर n। अब आप देख पा रहे होगे कि इसमें 2 तो आया है, 3 आया है, बट 5 नहीं आ रहा। और 5 अगर नंबर आएगा, मतलब अगर यहाँ 5 आता तो अभी तो कोई नंबर किसी से डिविजिबल होता है, मतलब अगर इस संख्या को 5 से डिविजिबल होना है तो या तो यहाँ 0 हो
या तो यहां पर लास्ट में 5 हो तो ही 5 से इसमें भाग जा सकता है। तो यहां तो ना 0 आ रहा है, मतलब यहाँ ना 5 है, क्योंकि उसकी कंडीशन है कि यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है। 5 अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो इट्स मीन यहाँ का आखिरी टर्म भी 0 नहीं होगा। तो इट्स मीन जो कंडीशन दी गई थी, क्या 6 की पावर n का जो अंतिम चरण 0 होगा, तो नहीं, 6 की पावर n का अंतिम चरण 0 नहीं होगा। तो आपको बस 2 लाइनों में सॉल्व करना और उसके लाइन में हिंदी में लिख देना है कि अतः हम फैक्ट 6 की पावर में 5 नहीं आ रहा है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि इसका अंतिम चरण 0 नहीं होगा, जिस वजह से 6 की पावर n का अंतिम चरण 0 नहीं होगा। थ्योरेटिकल लाइन है, थोड़ा समझिए, कॉन्सेप्ट बेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं। तो एक नंबर मैंने लिख लिया यहाँ पे 7 × 11 × 13 + 13। तो उन्होंने कहा कि व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य संख्या है, तो आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले क्या करिए, आप इसको इसमें कॉमन ले लीजिए। 13 अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 7 × 11 + 1, 11 7 77 + 1 8, तो हो जाएगा कितना, 78। तो आप इसमें देखेंगे कि 13 इसका एक गुणनखंड है, और जब भी किसी संख्या कोई 16 होती है तो उसको अभाज्य कह भी सकते हैं, बट इसमें 13 का भाज्य गुणनखंड है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये भाज्य है। ऐसे अगला नंबर जो दिया गया है उसमें भी आपको ऐसे करना है, कॉमन लेना है, उसको 2 गुणनखंड में ब्रेक कर 2 गुणनखंड में बना लेना है, और जब भी कोई संख्या में 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसका कोई ना कोई एक भाज्य गुणनखंड होगा। तो आप दोनों कह सकते हैं कि दोनों संख्याएं भाज्य हैं। बहुत सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है कि सोनिया एंड रवि है जो एक वृत्ताकार पथ पे दौड़ रहे हैं, मतलब सुबह सुबह दौड़ रहे हैं, ठीक है। बट सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। अगर दोनों लोग एक्चुअली जैसे ये दोनों लोग सेम पॉइंट पे यहाँ से स्टार्ट होते हैं तो सोनिया को 18 मिनट लगेंगे। तो ऐसा एक सर्टेन टाइम कब आएगा जहां पर ये द्वारा फिर कभी किसी पॉइंट पे द्वारा फिर मिलेंगे, तो ये निकालना है आपको। तो सिंपल सा है कि दोनों का हम एलसीएम निकाल देंगे, वही इसका जो एक प्रॉपर टाइम होगा मिलने का। अगर हम 18 के गुणनखंड करें तो कितने हो जाएंगे, 9 बार जाएगा, एंड 3 बार, एंड अगेन 3 बार। ओके, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। ऐसे हम 12 का कर लीजिए, 6 3 एंड 3 से जाएगा 1, ये हो गई। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, पहले लिख लीजिए 18 कितने, 2 × 3 × 3। ऐसे 12 का लिखिए 2 × 2 × 3। पेयर्स कितने बन रहे हैं, 1 2 पेयर बन रहे हैं। तो LCM जितने पेयर्स बन रहे हैं पेयर्स को पहले नोट कर लो, जो पेयर्स में नहीं आए हैं उनको भी नोट कर लो। तो 2 से 6 और 6 से 18 और 18 2 जा 36। तो 36 मिनट्स बाद दोनों आपस में किसी पॉइंट हो सकता है, इस पॉइंट हो सकता है या इस पॉइंट हो सकता है, आप किसी एक पॉइंट पे आके दोनों आपस में मिलेंगे। तो 36 मिनट बाद दोनों आपस में मिलेंगे। ओके, तो लेक्चर दोनों खत्म हो गए।